नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, हो सकता है वीडियो के स्टार्टिंग में 15-20 सेकंड तक वीडियो की क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हमने अभी तक जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उनको राइट साइड में बॉटम में यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको क्लिक करें, जिससे कि उनको जो भी वीडियोस अभी तक की अपलोड हुई हैं वो उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो भी अगर आपको ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब बटन, तो आप जो है डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस टाइप कीजिए, सर्च बटन दबाइए और उसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा रेड कलर में, आप उसको दबाएं और आपको जो है वीडियोस का सारे के सारे जो भी प्लेलिस्ट में अभी तक अपलोड हुई हैं, जो भी चैनल में अपलोड हुई हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी। लगभग 50-55 वीडियो हो चुकी हैं। अभी हमें काफ़ी कुछ कवर करना है, इंश्योरेंस अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सब काफ़ी वीडियोस हैं उसमें, तो आप उसको देखें और इसका यूज़ ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज हम बैंकिंग अवेयरनेस चालू करने वाले हैं। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग हर ही एग्ज़ाम में इसका जो है पार्ट रहता ही है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। तो दोस्तों, इसमें बच्चे काफ़ी जो है कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो हम जो है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी लेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली मिलेंगी, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हो, चाहे वो आईबीपीएस का पेपर हो, चाहे वो किसी भी बैंक एग्ज़ाम का पेपर हो या किसी इंश्योरेंस एग्ज़ाम का पेपर हो जिसमें पूछा जाता है बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक पार्ट। उसमें आप काफ़ी कुछ जो है सीखेंगे। इसमें आपको डायरेक्टली आपको दिखेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस आते थे और हम उसको समझा के आपको जो है याद रखने में हेल्प आपको ज़रूर इसमें मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। ये लेक्चर नंबर 1 है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने हिस्ट्री से क्यों नहीं चालू किया। देखिए दोस्तों, हम शुरू से ही हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी नींद आने लगेगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लिया है। हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे बैंकिंग की। तो ये जो आज का लेक्चर है, इससे आप देखेंगे आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे भी होंगे, ये आते भी हैं। तो आज आप जैसे ही पूरा लेक्चर पढ़ लेंगे, आप खुद आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी तरीके में मिले ही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स बैंक में अवेलेबल होते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, मेजर फंक्शंस ऑफ अ बैंक आर टू मोबिलाइज, इसको आई कर देता हूं मैं, मोबिलाइज जो है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड टू इन्वेस्ट और लेंड दिस डिपॉजिट्स टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए दोस्तों, बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ये है कि जिनके पास फंड ज़्यादा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो जो है उनसे जो है बैंक जो है वो चाहता है कि जिनके पास भी ये पैसा ज़्यादा है, जिन लोगों के पास भी, उससे वो पैसा लेके और उन लोगों को पैसा देना है जिसको जो है ज़रूरत है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए, या जिनको किसी भी तौर पे पैसे की ज़रूरत रहती है। तो जिसके पास फंड ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उससे लेके एक एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहा है बैंक और उनको दे रहा है पैसा जिनको ज़रूरत है पैसों की। तो यही मेन चीज़ होती है। द बैंक मोबिलाइज द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड टू इन्वेस्ट, या तो वो उस पैसे को जो भी इन्होंने डिपॉजिट लिया है इन कस्टमर्स से, इसको या तो बैंक इन्वेस्ट कर देगी या फिर जो है उस पैसा को लेंड करेगी, आई मीन जो है लोन देगी किनको, जिनको उन पैसे की ज़रूरत है, जिनको जो है फंड की रिक्वायरमेंट है। तो यही दरअसल बैंक का काम होता है, मेजर फंक्शन यही होता है। बैंक की डेफिनेशन में भी यही लिखा रहता है। तो देखिए, आज हम जो ये कस्टमर से डिपॉजिट लिए जाते हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। हम लोन की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोन दिए जाते हैं हम उन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो ये जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनसे जो ये डिपॉजिट लेती है बैंक, तो किस तरह से डिपॉजिट लेके वो जमा करती है, किस तरह के अकाउंट्स में जो जमा करती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं दोस्तों, दो ही चीज़ों में जो है डिवाइडेड रहता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स और एक होता है टाइम डिपॉजिट्स। आप देखेंगे नाम से ही कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। डिमांड मतलब आपने जैसे ही कुछ भी उससे मांगा, बैंक से बोला कि नहीं मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो उसी टाइम बैंक आपको दे देगी। और टाइम डिपॉजिट्स मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपने उसको पैसे को लॉक कर दिया है कि उस टाइम के अलावा आप नहीं निकाल सकते हैं। उस टाइम को जब पूरा हो जाएगा तभी आप उसके बाद ही वो पैसा जो है बैंक से मांग सकते हैं।
दोस्तों दरअसल अभी ये थोड़ा सा इसका डेफिनेशन चेंज हो गया है। अभी जो है आप टाइम डिपॉजिट्स के अंदर आप जो पैसा जमा करते हैं आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी है, एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हम देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। तो अभी आप ये जानिए मेन जो है डेफिनेशन फंडामेंटली क्या है। डिमांड मतलब कभी भी आप कभी भी डिमांड करेंगे आपको पैसा वो मिल जाएगा। और टाइम डिपॉजिट्स क्या है, रिपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड। मान लीजिए आपने 1 साल का किया है, 2 साल का किया है, तो 2 साल के बाद आप वो जो है पैसा बैंक से डिमांड कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट्स के मैंने कुछ लिए हैं, पॉइंट्स लिए हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं दोस्तों, पेएबल ऑन डिमांड। जैसे ही आपने डिमांड किया बैंक से, बैंक आपको वो पैसा दे देगी। लो इंटरेस्ट रेट्स और नो इंटरेस्ट, लगभग इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। अभी कहाँ होता है हम आगे प्रोडक्ट्स में पढ़ेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे हम उसमें देखेंगे। इट इंक्लूड्स करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ये सब है। इंटरेस्ट जो है ये हाफ ईयरली बेसिस पे दिया जाता है इन सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट कब मिलता है आपको, हाफ ईयर के एक्सपायरी पे, मतलब कि जुलाई में मिल गया आपको और दिसंबर में मिल गया। टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है दोस्तों, रीपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड। मान लीजिए आपने 1 साल का डिपॉजिट किया है, मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट किया है वो 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आप उसको पैसा को आप मांग सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है दोस्तों, हाई रहता है। आप कभी भी देखेंगे सेविंग्स अकाउंट पे जो है कम इंटरेस्ट रहता है और एफडी अकाउंट में जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, विच वेरी अकॉर्डिंग टू पीरियड। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट जो है जितने पीरियड के लिए आपने लिया है उसके हिसाब से वेरी करेगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है काफ़ी, कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो कितने पीरियड से आप मिनिमम कितने पीरियड के लिए रख सकते हैं दोस्तों, 7 दिन के लिए। ये आता है क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा है कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो मिनिमम 7 डेज के लिए होता है और मैक्सिमम कितने सालों के लिए दोस्तों, 10 सालों के लिए, यानी 120 मंथ्स के लिए। तो टाइम डिपॉजिट्स फ्रॉम 7 डेज टू 120 मंथ्स पीरियड। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरेस्ट इज जनरली पेड एवरी क्वार्टर। जनरली जो है इंटरेस्ट जो है एवरी क्वार्टर दिया जाता है, हर 3 महीने पे दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने बस थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लिया है, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स के बारे में। दोस्तों अब देखिए फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अभी हम डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स की बात कर ली थी, अब हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। मतलब कि डिमांड डिपॉजिट को हमने 2 चीजों में बांट दिया, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स भी होते हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मतलब क्या हो गया दोस्तों, मान लीजिए किसी फैमिली का हेड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके अकाउंट में अभी 1-2 लाख रुपया 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, पर फैमिली वालों को पता ही नहीं है कि इनका कुछ यहाँ पे भी इस बैंक में भी अकाउंट है, तो फैमिली वालों को पता नहीं चला, तो अभी तक वो क्या है 2 साल 3 साल वो ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है ना कि उन्होंने इस अकाउंट में भी पैसा रखा हुआ है या इस तरह का कोई अकाउंट खुलाया हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। मतलब कि अभी तक उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आया है किसी नॉमिनी का कि जो है ये पैसा जो है इनका है, जिनकी इनकी डेथ हो चुकी है और हम उनके लीगल हेयर हैं। इस तरह का जो डिपॉजिट जो ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आया है, वो क्या कहलाता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो देखिए दोस्तों करंट डिपॉजिट्स अब क्या होते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट्स, मतलब करंट अकाउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, These are open to meet the transactions of business and trade। मतलब जनरली जो बिजनेसमैन हैं जो है उनके लिए ये करंट अकाउंट खोला जाता है, एंड हेंस आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। दोस्तों करंट अकाउंट जो होता है वो बेसिकली बिजनेसमैन को दिया जाता है उनके डेली ट्रांजैक्शंस के लिए। उनको चेक बुक दे दी जाती है कि लीजिए आप जो भी पेमेंट करनी है, जो भी आपको रिसीवेबल है आपके जो भी हैं, सब चेक के थ्रू करिए और अपने अकाउंट के थ्रू करिए, कैश में मत कीजिए, चेक के थ्रू कीजिए। अब बैंक क्या कहता है कि करंट अकाउंट में अगर हम आपका खोलेंगे तो हम आपको कोई इंटरेस्ट, लगभग ना के बराबर इंटरेस्ट देंगे, बिल्कुल ही नहीं देंगे। मतलब आपको फैसिलिटी लेनी है आप ले लो करंट अकाउंट की, आपका एक बैंक अकाउंट हो जाएगा जिसके अंदर जो भी आपकी फर्म की, जो भी आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो चेक के थ्रू होगी और आप जो है इस अकाउंट के थ्रू सब कर सकते हो, पर हम आपको जो है इंटरेस्ट उस पर नहीं देंगे। तो अब पर क्या है, बिजनेसमैन भी सोचेंगे चलो छोड़ो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कम से कम जो है हमको अपनी जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू तो राउटिंग हो रही है ना, तो कस्टमर भी मान जाता है। तो जो इसमें जो है बैंक जो है क्या करता है कि
कस्टमर को चेकबुक देता है तो चेकबुक देने के लिए वो चार्जेस लेता है, मतलब पर लीफ जो चेकबुक की जितने भी चेक्स होंगे पर लीफ के हिसाब से वो चार्जेस कस्टमर से लेता है कि ये लीजिए हम आपको चेकबुक दे रहे हैं तो आप जो है इसके चार्जेस हमको दीजिए, पर और फिर हम आपकी तरफ से जो है आपके जो भी चेक आएंगे आप जो भी इशू करेंगे हम उसको जो है ऑनर करेंगे, हम सब कुछ देखेंगे आपका सारा अकाउंट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, current deposit accounts are open to meet the transactions of business and trade and hence are not entitled to any interest from the bank. There are no restrictions on the number of transactions per day, but the customer has to pay check leaf charges at the time of issue of checkbooks by the bank. Current account is meant normally for trading or business transactions where every transactions made is only through check. ठीक है ना दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो दो क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादातर बनते हैं कि इसमें इंटरेस्ट क्या होता है, ना के बराबर होता है लगभग, और नील इंटरेस्ट लगभग मान के चलिए। और दूसरा क्या है दोस्तों कि जो भी किस लिए किनको खोला जाता है करंट अकाउंट, जनरली कौन खुलवाते हैं, तो बिजनेस पर्सन जो ट्रेड करते हैं, बिजनेस जो है करते हैं उनके लिए ये करंट अकाउंट्स खोले जाते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट्स खोले जाते हैं। दोस्तों सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स डिपॉजिट, ये क्या होता है दोस्तों? इट्स पर्पस इज टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ सेविंग। जो सबसे सोल पर्पस होता है सेविंग्स अकाउंट खोलने का वो ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स के अंदर एक हैबिट बना दी जाती है सेविंग की। भारत में सेविंग्स जो है, सेविंग्स करने का रेट सबसे काफ़ी ज़्यादा जो है लगभग 30-33% होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, 30-33% सेविंग्स रेट है। इट इज़ ओपन बाय इंडिविजुअल, ट्रस्ट एक्सेट्रा। ये कोई इंडिविजुअल भी खोल सकता है, जैसे आप, मैं, हम सब सेविंग्स अकाउंट खुलवाते ही हैं। ट्रस्ट भी खुलवा सकती हैं, जैसे कॉलेज की ट्रस्ट हो गई, ये भी खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स बैंक इज डीरेगुलेटेड एंड इट इज नाउ डिसाइडेड बाय ईच बैंक। पहले क्या होता था, आरबीआई जो है सेविंग्स अकाउंट रेट बताती थी, पर बाद में जो है इसको डीरेगुलेट कर दिया गया। अब ये जो है हर बैंक अपने हिसाब से, अपने कॉस्ट के हिसाब से सेविंग्स रेट जो है, सेविंग्स डिपॉजिट में क्या रेट देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, वो खुद डिसाइड करते हैं, खुद बैंक ही डिसाइड करते हैं। अब डीरेगुलेट हो चुका है। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स अकाउंट क्या आरबीआई से है, तो वो फॉल्स है दोस्तों। अब ईच बैंक जो है अपने हिसाब से जो है सेविंग्स रेट जो है वो कर सकता है कि हम कितना देंगे इसमें इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट में। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरेस्ट क्या है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है एंड इट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। मतलब जनरली जो पूछा ये भी जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग्स अकाउंट में कब दिया जाता है, तो हाफ ईयर में दिया जाता है। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और जो है पे कब किया जाता है कस्टमर को, हाफ ईयर पे, ठीक है। द बैंक्स कस्टमर कैन विड्रॉ अमाउंट्स आइदर बाय चेक और विड्रॉल फॉर्म। आप जानते होंगे, आप खुद भी, आपके भी सेविंग्स अकाउंट होंगे, तो आप जो है चेक के थ्रू निकालते होंगे, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होंगे, या बैंक में जब जाते हैं तो आप विड्रॉल फॉर्म आपको मिलता है, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप विड्रॉ फॉर्म भर के आप जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ विड्रॉल्स जो है इसमें रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, और कितने आपको नंबर ऑफ विड्रॉल्स बैंक देगी ये भी जो है बैंक के ऊपर रहता है कि कितना देना चाहते हैं, या बैंक में कितना मिनिमम अकाउंट आपको, मिनिमम बैलेंस आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना होना चाहिए, ये भी जो है बैंक डिसाइड करता है। 100 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक रख सकते हैं मिनिमम बैलेंस। बैंक बोल सकता है कि आपको या 100 रुपये या उससे ज़्यादा मैक्सिमम 25,000 रुपये तक रखना चाहिए। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे आप देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या था, आर रिस्ट्रिक्टेड बाय ईच बैंक एंड द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन कुड वैरी बिटवीन ₹100 and 25,000 एज पर पॉलिसी ऑफ ईच बैंक। जिस तरह की बैंक की पॉलिसी होगी उतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कह सकती है दोस्तों। हाउएवर इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट्स एंड बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, ये आता है एमएबी, कई बार फुल फॉर्म आती है एमएबी, क्या होता है, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए स्मॉल अकाउंट्स क्या होते हैं, और बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सर्विसेज बैंक अकाउंट जो है, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट क्या होते हैं, बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं, हम अभी लेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस का जो है, ये अभी बोला ना 100 रुपये से 25,000 रुपये तक होना चाहिए, एप्लीकेबल नहीं रहता है। उसको हम कह सकते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट या नो फ्रिल अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो
एक चीज और देखिए, ये भी आता है, एज पर गाइडलाइंस इन फोर्स इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अप टू ₹10,000 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब कि आपके सेविंग्स अकाउंट आपने खोल रखा है और उसके अंदर आपको 10,000 रुपए से अगर कम इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल में, तो आप उसको ऊपर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपए पड़े हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो है इंटरेस्ट जो है 10,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा, तो आपको जो है इनकम टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। पर सपोज आपके अकाउंट में इतना ही पैसा है और आपकी इंटरेस्ट आपको मान लीजिए 9,000 मिला, 9,900 रुपए मिला, तब भी आपको जो है इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर गाइडलाइंस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के ऊपर अगर आपका 10,000 रुपए तक इंटरेस्ट है तो वो जो है इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या होता है दोस्तों? अभी तक हम लोग करंट अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं, सेविंग्स बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये बीएसबीडी अकाउंट क्या है? तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बीएसबीडी ये प्रधानमंत्री जनधन योजना आपने सुना होगा, ये काफी जो है इसके ऊपर काफी बेस्ड है। अब देखिए जरा, with a view to making the basic facilities available in a more uniform manner across banking system, RBI has modified the guidelines on opening of basic banking. तो दोस्तों RBI has modified the guidelines on opening of basic banking no frills account. Such accounts are now known as बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। दोस्तों आपने कई इसके वर्ड सुने होंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब कि आपको कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं, मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है कि आपको इतना पैसा अकाउंट में आपके होना ही चाहिए मिनिमम, उससे आप कम जो है नहीं रख सकते। कई बैंक बोलते हैं ना कि आपको 1,000 रुपया मिनिमम अकाउंट में रखना है, तो इसी को कहते हैं मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट। पर जीरो बैलेंस अकाउंट्स, या इसको हम लोग कहेंगे नो फ्रिल्स अकाउंट, नो फ्रिल भी आता है एग्जाम में कई बार, नो फ्रिल क्या होते हैं? तो जीरो बैलेंस अकाउंट जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है आपको रखने की पैसा, तो वो कहलाते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट या नो फ्रिल्स अकाउंट। इसी अकाउंट्स को हम लोग कहते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। देखेंगे आप, बेसिक सेविंग्स के अंदर क्या है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप जीरो बैलेंस पे भी इसको खोल सकते हैं, रख सकते हैं, और ये इसको हम लोग नो फ्रिल अकाउंट्स भी कहते हैं। देखिए दोस्तों आगे देखिए, पढ़िए। रिसीट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स और बाय मींस ऑफ चेक, कलेक्शन ऑफ चेक ड्रॉन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। देखिए इन अकाउंट्स में क्या फैसिलिटी रहती है, कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट या उसकी स्कीम के अंदर अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, डायरेक्टली आपके बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। क्या है, बीच में जो पैसा खा जाते थे, जो करप्शन होता था, वो जो है इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर जो भी ऊपर से पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे आपका इसका सब्सिडी होती है, गैस सब्सिडी हो गई, ये सब कुछ जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू जो गरीब वर्ग के लोगों को पैसा आना है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, करप्शन रुकेगा। उसके बाद फैसिलिटीज जो है इसकी फ्री ऑफ चार्ज होती हैं, नो चार्ज वुड बी लेवाइड फॉर नॉन। अगर मान लीजिए आप उसको बैंक अकाउंट को, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट को, अगर आप यानी नो फ्रिल अकाउंट को या जीरो बैलेंस अकाउंट को अगर आपने कई टाइम ऑपरेट नहीं किया या आपने भूल गए या आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद आप जानते हैं कुछ टाइम में अगर ऑपरेशन आप नहीं करते हैं अकाउंट में, कुछ भी आपने क्रेडिट डेबिट नहीं किया, कुछ भी आपने पैसा नहीं निकाला या पैसा नहीं डाला, तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो आप अगर उसको दोबारा एक्टिव कराने जाएंगे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अगर अकाउंट है आपका, यानी तो फिर आपको जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा उसको दोबारा एक्टिव कराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है बैंक अगर आपके पास अकाउंट है और आपने जो है सेविंग्स अकाउंट या टाइम डिपॉजिट्स खोल रखे हैं, टर्म डिपॉजिट्स खोल रखे हैं, देखिए द फीचर्स ऑफ टाइम और टर्म डिपॉजिट्स। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम टीडीएस की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय बैंक्स। इफ द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स इज, आपने जो भी पैसा डिपॉजिट किया है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है,
तो ध्यान रखिए क्या होगा, रेट ऑफ TDS इज 10% एंड सरचार्ज एज एप्लीकेबल एज पर एक्सटेंट इनकम टैक्स रूल्स। देखिए अगर आपने पैन कार्ड जमा किया हुआ है, अपने अकाउंट के लिए पैन कार्ड दिया हुआ है, तो जो आपका अगर आपका जो सेविंग्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है और आपने पैन भी दे रखा है बैंक में, तो बैंक जो है आपका 10% टैक्स काटेगी। पर अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया है तो बैंक जो है आपका 20% TDS काटेगी। वैसे तो 10% काट रही थी, अगर आपने क्या किया है, पैन दे रखा है, पैन नहीं दिया है तो 20% काटेगी। तो अभी ये फॉर्म 15G और 15H बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखिए, if a customer is not liable for payment of income tax, he or she can submit form number 15G and 15H, in which case bank will not deduct the tax on interest income at source। देखिए अगर आपने 15G और 15H जो है आपने सबमिट किया है, फिर फॉर्म नंबर 15G एंड 15H अगर आपने बैंक में सबमिट किया है और आपका जो है वो जो भी इंटरेस्ट इनकम आया है वो टैक्सेबल नहीं है। मान लीजिए अभी एक आदमी है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम से ये FD के थ्रू ही हो रही है, उसके पास 2 लाख रुपए थे, उसने जो है 10% से मान लीजिए 10% से किया तो उसका 20,000 रुपया जो है इंटरेस्ट आया 1 साल का। अब इनकम टैक्स के हिसाब से तो 10,000 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये FD की बात कर रहा हूँ मैं, FD की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेविंग्स बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं FD की बात कर रहा हूँ। तो 2 लाख रुपया FD किया, उस पर 20,000 रुपया उसको जो है इंटरेस्ट मिला, अब 10,000 से तो ज़्यादा है तो फिर उसका टैक्स कट जाना चाहिए। पर दोस्तों आप देखेंगे उसकी इनकम क्या है, टोटली ये 20,000 रुपये इनकम हो रही है ना, ये सब तो उसकी क्या है, उसकी सेविंग्स थी, उससे उसको जो इनकम हुई उस पूरे साल में वो 20,000 रुपये की हुई। तो वैसे तो देखा जाए तो 10,000 रुपये पे जो आप इंटरेस्ट, आपको 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको देना पड़ेगा, पर आपका तो यहाँ टोटल इनकम ही 20,000 रुपये है ना। तो आप जो क्या है 15G और 15H भर देंगे और बोलेंगे अरे कि मेरा इनकम ही इतना है, तो आप इसके ऊपर टैक्स नहीं काट सकते, क्योंकि जो है अभी टैक्स की क्या मिनिमम 4 लाख 5 लाख जो भी आपका स्लैब्स होते हैं उसके हिसाब से आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं, तो जो है आपको जो है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी जो है इनकम सिर्फ इसी के थ्रू है और वो भी आप देख रहे हैं इतनी कम है, 20,000 रुपये है, तो आपके ऊपर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आपने 15G और 15H नहीं भरा तो बैंक को या गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहेगा ना कि आपकी इनकम यही है। बैंक तो यही सोचेगी आप कुछ और कमा रहे होंगे या आपके पास और भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, तो बैंक क्या करेगी कि अरे 20,000 का डिपॉजिट आ गया, 20,000 का इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस पर तो भैया 10,000 से ज़्यादा है तो इस पर टैक्स काटना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म नंबर 15G और 15H नहीं भरा हुआ है तो वो आपका 20% टैक्स काट लेंगे, इसके ऊपर इन 2,000 रुपये काट लेंगे। तो आप देखेंगे फॉर्म 15G कैन बी सबमिटेड बाय इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब 15G जो है 60 ईयर्स से कम वाले भरते हैं, और 15H कौन भरते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 देखिए बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो 15G भरेंगी, और 15H कौन भरेगा दोस्तों, अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स जो आदमी होगा वो भरेगा। तो याद करने का तरीका, G पहले आता है तो 60 से कम, H बाद में आता है यानी 60 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 15G और 15H। Cash payment of term deposit is possible if the amount of the deposit receipt including interest thereon does not exceed 20,000 रुपये। देखिए दोस्तों, टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं कि मान लीजिए जो आपको एक पीरियड के, मतलब मान लीजिए 365 दिन, 1 साल हो गया, या 7 दिन का मिनिमम होता है और मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए आप खोल सकते हैं। 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक का आप लोग क्या कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट्स खोल सकते हैं। तो आप जो है अगर उसका कैश पेमेंट चाहते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल की खुलवाई, 1 साल के लिए आपने FD खुलवाई, उसके बाद वो 1 साल बीत गया, आपका टर्म पूरा हो गया, अब आप चाहते हैं कि वो पैसा आपको मिल जाए इंटरेस्ट के सहित, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका जो है पैसा, जो मेन प्रिंसिपल पैसा आपने जमा किया था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, अगर वो 20,000 रुपये तक है तो ही आप उसका कैश पेमेंट ले सकते हैं। 20,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो वो जो है आपको या तो बैंक चेक के थ्रू देगा, या फिर आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट आपका बैंक में ऑपरेट कर रहा होगा उसके अंदर वो डायरेक्ट क्रेडिट करेगा, वो आपको कैश पेमेंट नहीं देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपका इंटरेस्ट है वो मिला के अगर 20,000 रुपये तक है
टर्म डिपॉजिट के अंदर, तो आपको 20,000 तक का अगर आपने टर्म डिपॉजिट खुलवाया है तो आपको 20,000 रुपए तक अगर वो दोनों चीजें हो रही हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपने इंटरेस्ट मिला है वो 20,000 तक ही हुआ, तो बैंक आपको कैश पेमेंट कर सकती है। नहीं तो आपके जो है चेक या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी, या आपको सेविंग्स या आपके करंट अकाउंट में उसको पैसा डाल दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये कुछ टर्म डिपॉजिट्स की हैं। जो टर्म डिपॉजिट्स मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम 7 डेज के लिए खोली जाती है और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के लिए, नहीं 120 मंथ्स के लिए खोली जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से प्लान आते हैं आप देख सकते हैं, कुछ कुछ जो है देख लीजिए। फिक्स डिपॉजिट FD सभी जानते हैं। इंटरेस्ट इसमें जनरली क्या होता है, 6 मंथ्स पे किया जाता है। मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट्स MID, ये क्या है, इंटरेस्ट पेबल मंथली, क्योंकि देख रहे हैं आप मंथली इंटरेस्ट लिखा ही है, तो मंथली इंटरेस्ट पेबल रहता है इसमें। फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट डिपॉजिट्स, इसमें क्या है, एक क्वार्टर के लिए आपका इंटरेस्ट इज पेबल एवरी क्वार्टर। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मतलब कि शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 साल से कम। तो ऐसे डिपॉजिट जो आपने 1 साल से कम के लिए किए हैं, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, सेविंग्स वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टर्म डिपॉजिट्स यानी कि टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं। मतलब 1 साल से अगर कम टर्म है तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम, तो देखिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जमा किया, 1 लाख के ऊपर आपको 10,000 रुपये, 10% के हिसाब से 10,000 रुपया मान लीजिए इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका टोटल अब 1,10,000 रुपया हो गया आपका टर्म खत्म होने पे। तो आप दोबारा जो है इसको 1 लाख रुपया न डाल के पूरा 1,10,000 रुपया अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको कहेंगे हम लोग री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम। मतलब कि इसका आपका इंटरेस्ट भी जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया है, री इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख था, 1 साल के बाद वो 1,10,000 हो गया, तो अब आप नया जो प्रिंसिपल आपका 1,10,000 रुपए आप जो है इन्वेस्ट करने जाएंगे इसके अंदर डिपॉजिट में, तो आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट इस पे ज्यादा मिलेगा। क्यों, पहले 1 लाख का आपने किया था उस पर 10% मिल रहा था, अब आपको 1,10,000 पे 10% मिलेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम। फिर एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, ये सभी आपने सुना होगा, RD कहते हैं हम लोग। डिपॉजिट्स आर क्रेडिटेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन मंथली बेसिस बाय द कस्टमर। मतलब आप हर महीने, आपने कहा कि मैंने 1,000 की RD खुलवा ली है, मतलब आपको हर महीने जो है 1,000 रुपये अपने उस अकाउंट में क्रेडिट करने पड़ेंगे, उस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो भी आपका मतलब आप 1,000 की खुलवाना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो आपको हर महीने 1,000 रुपये आपको जो है उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। दूसरा आता है दोस्तों फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट्स, अ स्पेशल टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स विच enables a depositor to save by paying into the account an agreed minimum sum of money monthly known as core deposit with an option to deposit excess amount as per bank scheme over a stipulated period। अब मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की RD खोल रखी है, तो आप 1,000 रुपए तो आपको डालना ही है ना। अब बैंक ने आपको ये बोला कि अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आपने 1,000 रुपए का RD खुलवा लिया, तो 1,000 रुपए में आपने हर महीने डाल रहे हैं, पर मान लीजिए आपके पास हर महीने कुछ कभी 500 रुपए रह जाते हैं, कभी 700 रुपए बच जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि यार ये भी पैसा मुझे मिल जाए। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कम मिलेगा, पर अगर आप इसको जो है RD अकाउंट में खोल डालोगे पैसे को, तो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और हम बैंक में पैसा इसीलिए तो रखते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, ज्यादा अच्छा खासा मिले। तो आप भी चाहोगे कि ये जो 500 रुपया आपका या 700 रुपया हर महीने बच रहा है एक्स्ट्रा, वो भी आप इसमें डाल दो। तो यही जो है बैंक अगर आपको बोलती है कि आप जो है एक्सेस अमाउंट डाल सकते हो, तो इसी को हम लोग एज पर जो भी आपने बैंक के साथ जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, या जो भी बैंक ने बोला है कि आप इतने अमाउंट तक और डाल सकते हो, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट। फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट में जो आपको हर महीने कंपलसरी जमा करना ही है, उसको हम लोग कहते हैं कोर डिपॉजिट। मतलब ये 1,000 रुपया जो आप हर महीने कर ही रहे थे, उसको कहते हैं कोर डिपॉजिट। और जो इसके ऊपर जो करते हो, ये एक्सेस अमाउंट आप बैंक के स्कीम के हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहा जाता है फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों अभी मैं आपको 2 चीजें और बताना चाहूंगा। देखिए अभी हम FCNR और हाइब्रिड अकाउंट और फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट वो मैं अगले लेक्चर में ही लूंगा। वो आपके मैंने जो है अच्छे से उसको मुझे और भी बताना है। आपने अभी आप टाइम डिपॉजिट और आपका टाइम डिपॉजिट और आपका डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में, बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जान लिया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। देखिए जैसे आपका एक ये सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है कोई 0000001 है ना। अब आप एक RD अकाउंट खुलवा रहे हैं,
तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट का जो नंबर होगा वहीं आरडी अकाउंट का भी नंबर होगा। कोई भी आरडी अकाउंट आपने खुलवाया तो उसका एक अलग यूनिक अकाउंट नंबर होगा। आपने मान लीजिए 3 अकाउंट खुलवा लिए हैं, 3 आरडी खोल लिए, 3 आरडी मतलब आपने 3 अलग अलग और अकाउंट खोल लिए हैं, RD1, RD2, RD3, हर एक आरडी का अलग अलग नंबर होगा। या आपने और एफडी भी खोली है, एफडी, FD2, FD1 जो भी आपने खोली, इन सब के भी अलग अलग अकाउंट नंबर होंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा सेविंग अकाउंट है तो मेरा बैंक में एक ही अकाउंट है। अगर आपने बैंक में अगर आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवा रखा है और आपने 3 आरडी भी खोल रखी है और 2 एफडी भी खोल रखी है, जिसके अंदर पैसा, इन आरडी के अंदर पैसा मंथली बेसिस पे इसके अंदर से जाता है आपके सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलेंगे ये 3 अलग अलग आरडी नहीं है, ये मेरी सेविंग्स अकाउंट ही है। ये आरडी अकाउंट अलग होते हैं, ठीक है ना। या एफडी अकाउंट जो भी आप खुलवाते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है सेविंग्स में एक्स्ट्रा, आप चाहते हैं उसकी एफडी करा देना, तो ये एफडी अकाउंट बैंक खोलेगी, एक नया अकाउंट बनाएगी। तो ये सारे के सारे आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक्ड होंगे, या आपके कस्टमर आईडी जो भी एक कस्टमर है उसके आईडी के साथ लिंक्ड होंगे। पर दरअसल अकाउंट कितने हो गए यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इस बैंक में आपके 6 अकाउंट हो गए हैं, ठीक है। तो जो भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेविंग अकाउंट मतलब ये नहीं कि आरडी का मतलब है वही सेविंग अकाउंट है, वही ऐसा नहीं है दोस्तों, सब अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं ये लेना चाहूंगा कि आप जानते हैं बैंक जो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी आता है, और इंटरव्यू में तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कासा क्या होते हैं, CASA कासा क्या होते हैं। तो इसका होता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। कोई भी बैंक जो है आजकल जो है अपने कासा डिपॉजिट्स को बहुत ज्यादा बोलता है कि बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। ऐसा क्यों दोस्तों कहता है, क्योंकि आप देखते हैं, मान लीजिए आप एफडी की बात कर रहे हैं, एफडी के अंदर जो है आपका इंटरेस्ट मान लीजिए 8% दे रहा है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट पे आपका इंटरेस्ट 5% दे रहा है बैंक आपको, और करंट अकाउंट पे लगभग नील, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे हैं बैंक का काम क्या है कि आप लोगों से डिपॉजिट लेके उनको लोन देना है उसके ऊपर। मान लीजिए आपको 5%, उन्होंने आपके सेविंग्स अकाउंट में 5% से आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपने जो भी फंड इसको दिया होगा बैंक को, ये बैंक इसी फंड को तो किसी और को लोन देगा। मान लीजिए 11% पे लोन दे दिया, तो देखेंगे आपकी, ये मान लीजिए 100 रुपया था, आपने 100 रुपया दिया, बैंक ने उस पर 5% आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट दिया, तो बैंक आपको 105 रुपया पे करेगी। पर बैंक ने क्या किया, इस 100 रुपए को जो है किसी और को लोन दिया 11% पे, तो 111 रुपए बैंक को मिलेगा 1 साल के बाद मान लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 105 और 111, मतलब बैंक आपको 105 दे रहा है और बैंक को 111 मिलेगा उस जिसको भी उसने लोन दिया है। तो ये जो 6 रुपए का जो बीच का डिफरेंस है, इसी के ऊपर बैंक चल रहा है। बैंक का एम्प्लॉय का सैलरी, बैंक की हर एक चीज जो है वो इसी के ऊपर चल रही है। तो आप देखेंगे मार्जिन जो है वो बहुत कम है। तो बैंक जो है जितना ज्यादा आपको कम देना पड़ेगा उतना ही बैंक का मार्जिन बढ़ेगा। अगर बैंक जो है आपने एफडी में दिया था 100 रुपया, तो 108 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ 111 में दिया तो उसको सिर्फ 3 रुपए का फायदा हो रहा है। और अगर करंट अकाउंट में देता तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, तो 100 रुपए पे 111 रुपए बैंक को मिलता, तो 11 रुपए का फायदा होता बैंक को। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे अकाउंट्स पे जिसमें बैंक को आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, वो जितने ज्यादा बैंक के पास आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट बैंक को कम देना पड़ेगा और जिसको लोन दिया है उससे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो बैंक की जो डिफरेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा ना, उसको जो है बैंक को ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन दी सेविंग्स एंड दी लोन, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है उसी के ऊपर तो बैंक चल रहा है ना। इसीलिए बैंक पीछे पड़ा रहता है अपने स्टाफ के पीछे कि कासा जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है आप लेके आइए, क्योंकि बैंक के लिए उसका कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। बैंक को जो है उन कस्टमर्स को कुछ भी लगभग ना के बराबर ही देना पड़ता है, 3%, 2%, 0% ऐसे देना पड़ता है, और बैंक उस पैसे को, उस अच्छे पैसे को जो है किसी और को देगी और लोन पे देगी 11%, 12% पे, तो बैंक को कमाई होगी। तो इसीलिए जो है बैंक जो है